ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए कि हमें अपने बेटे का क्रियाक्रम पर, जबकि बेटे का हम उसके अधिकारी थे कि वो हमारा क्रियाक्रम करता, लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमें उसका करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हाँ कुछ घटना हुई, शुभम वहाँ फंस गया है, बहू भी है वहाँ पे और हम लोग दूर हैं उनसे। फिर मैंने जब दोबारा फोन लगाया तो वो फिर कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे, रो रहे थे और उन्होंने कहा कि शुभम को गोली लग गई है। कि मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार से या यूपी सरकार से कि हमारे हमारे भतीजे शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। हमें और कोई चाहत नहीं है, ना हमें कोई धन की लालसा है। हमारी एक और था कि बहू है हमारी, क्योंकि उसके भी भविष्य की हमें बहुत चिंता है, तो उसके योग्यता के अनुसार जो भी हो सकता है सरकार उसे कोई नौकरी देने का प्रयास करे। और सरकार से यह भी निवेदन है कि बहुत सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिससे फिर कभी आगे किसी परिवार का बच्चा इस तरीके से, क्योंकि उसकी भी 12 फरवरी को इस शादी हुई थी, तो आप समझिए कि उस बिटिया की क्या स्थिति रही हमारी बहू की, जिसके सामने उसको गोली मार दी गई। आप समझिए उसकी क्या स्थिति रही होगी उस समय पे, और आज वो किस तरीके के कष्ट के दौर से गुजर रही है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी। इस वक्त शुभम द्विवेदी के घर पे हैं। कानपुर का ये हिस्सा है। क्या बोलते हैं इसको? हाथीपुर। वीर नगर हाथीपुर है। शुभम द्विवेदी जो पहलगाम हमले में चले गए, शायद इस अभागे घर से निकले थे तो उनको ये नहीं पता था कि हम वापस नहीं आएंगे। अपनी पत्नी और परिवार के साथ यहाँ से निकले थे और पूरा देश इस समय शोक संतप्त है। सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और गुस्सा और आक्रोश तो आप देख ही रहे होंगे लगातार। बस लोग बदला चाहते हैं। और शुभम वो थे जिनको पहली गोली मारी गई, उनकी पत्नी बताती हैं। और हम उनके चाचा जी हैं मनोज द्विवेदी जी, जो मरणोपरांत जो संस्कार होते हैं वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। थोड़ा उधर दिखाइए, शुभम की प्रतिमा लगाई गई है। जो आता है वो पुष्प अर्पित करता है और शुभम द्विवेदी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। चाचा हैं, चाचा के साथ बड़ी यादें होंगी और पूरा घटनाक्रम चाचा को बताया गया होगा। क्या कहते हैं, चाचा से बात कर लेते हैं। बहुत दुखी होंगे इस समय। ज्यादा बात करने का आपके मन में तो नहीं होगा कि आप बहुत बात करने की क्षमता है आपके अंदर, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि दर्शकों को थोड़ा सा बताएं आप। शुभम आपका भतीजा था? जी, भतीजा था जी। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार द्विवेदी। शुभम की खबर पता चली आपको सबसे पहले कहाँ पे थे आप? श्याम नगर जो हमारा आवास है श्याम नगर में, वहाँ पे थे। तो जानकारी ये मिली हमें कि एक हमला हुआ है कश्मीर में, आतंकवादी हमला हुआ है। तो हमने, जो लोग वहीं थे, हम चिंता में आ गए। हमने भैया को फ़ोन लगाया, पहली बार फ़ोन नहीं लगा, फिर हमने फ़ोन लगाया। लगभग 3:15 का रहा था समय, जिस दिन घटना हुई है ये। तो हाँ, 3:15 दोपहर में तब उनसे बात हुई हमारी। वो बहुत परेशान थे वहाँ पे, और उनका कहना था कि यहाँ पे कुछ गोलीबारी हो गई है और शुभम उसमें फंस गया है। तो हमने उनसे यही कहा कि नहीं, जल्दी से जल्दी आप वहाँ से निकलिए शुभम को लेकर। फिर आधे घंटे बाद फिर हमारी बात हुई, फिर हमने फ़ोन लगाया कि अब क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि शुभम को गोली लग गई है और वो रोने लगे। फिर इसके बाद वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। ऐसा हुआ। हाँ, आपके भाई साहब? हाँ, हमारी भाई साहब से ही बात हुई। जो घटना की जानकारी जब हुई तो पहली बार हमने भाई साहब से ही बात, उन्हीं को फ़ोन लगाया। फिर दोबारा भी भाई साहब को उधर से फोन आता है? नहीं, फ़ोन आता नहीं है। आपने ऐसे ही फोन किया था हालचाल लेने? हालचाल लेने के लिए नहीं, हमें किसी ने बताया, कोई हमें खबर आई ऐसी इस तरीके की, जहाँ से भी उनको जानकारी हुई है कि वहाँ कश्मीर में कोई घटना हो गई है, आतंकवादियों ने कोई घटना कर दी है। तो मैंने फोन लगाया तुरंत। चिंता हुई कि हमारे परिजन, हमारे भाई भी, भतीजे भी गए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत चिंता हुई। हमने फोन लगाया, भाई साहब ने उठाया? हाँ, मतलब एक बार नहीं उठाया, दूसरी बार में उठाया। उन्होंने बताया कि हाँ कुछ घटना हुई, शुभम वहाँ फंस गया है, बहू भी है वहाँ पे और हम लोग दूर हैं उनसे। फिर मैंने जब दोबारा फोन लगाया तो वो फिर कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे, रो रहे थे, और उन्होंने कहा कि शुभम को गोली लग गई है। और अभी भी हमने कहा कि आप जल्दी पहुंचिए। तो उन्होंने कहा नहीं, पहुंचे नहीं है उनके पास, क्योंकि हम लोग काफी दूर हैं, वो लोग ऊंचाई पर हैं और हम लोग नीचे हैं। लगभग 3:45 का ये रहा होगा वाकया। उसके बाद फिर न्यूज चैनल में भी हम लोगों ने देखना, न्यूज बन गई? हाँ बन गई, देखना चालू किया। और कुछ उसमें फुटेज भी दिखा रहे थे कि एक वो था शुभम का ही, नीले व्हाइट कलर के शूज थे नीले, क्योंकि गोली सर पे लगी थी इसलिए चेहरा नहीं दिखाया जा रहा था। लोगों ने पहचान लिया? फिर पहचानने की कोशिश करी, नहीं पहचान पाए, या नहीं हम स्वीकार कर पा रहे थे कि ये शुभम है।
फोन कट जाता है भाई साहब। भाई साहब से बात फिर एक दो बार और होती है, लेकिन वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। और उसके बाद लगभग 6:30 बजे जब हमारी बात होती है, वो बताते हैं कि नहीं, शुभम अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी। आपको एकदम शॉक लगता है, भावुक हो रहे हैं आप। चाचा जी हैं मनोज द्विवेदी जी शुभम के, और ये पूरा घटनाक्रम बताते बताते अश्रुपूरित होने लगे हैं। नियम ये रहता है कि जो भी व्यक्ति क्रिया करता है उसको दुखी रोना नहीं चाहिए, नहीं तो चाहिए बिल्कुल। मैं काफी कठिन हो रहा है हमसे। काफी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मजबूती बनाए रखूं, लेकिन ऐसी स्थितियां आ जाती हैं और मुश्किल हो जाता है। आपके भतीजे को, आपके बेटे को, बेटे समान जो आपका भतीजा था, उसको जानना चाहता है देश, क्योंकि निर्दोष था। कोई, अभी मैं पड़ोसियों से आपकी बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे शुभम का स्वभाव बड़ा अच्छा था, शुभम बड़ा बड़ा मददगार था। अभी एक श्रवण कुमार जी थे आप सामने, अभी वो आपके यहाँ गाड़ी चलाते थे, उन्होंने पूरे किस्से बताए। कह रहे थे कि जब शुभम छोटा था तो जिद करता था कि हम अंकल आगे बैठेंगे गाड़ी में। हाँ। जी। देखिए, बहुत यादें जुड़ी हुई हैं उसके साथ में ना। जैसे सरवन ने जो बताया, आपने बताया कि उस समय पिताजी थे हमारे, क्योंकि ये सबसे बड़ा था घर में। हम दो भाइयों में दो बेटे हमारे हैं, भैया के शुभम और एक बेटी है, तो ये सबसे बड़े थे। 94 का जन्म है इनका, तो हमारी भी शादी नहीं हुई थी। पिताजी थे हमारे, जब इनका जन्म हुआ था तो बहुत प्रसन्न थे। पिताजी हमारे इसी हाथीपुर ग्राम सभा के प्रधान रहे बहुत वर्षों तक। उस समय प्रधान थे जब इसका जन्म हुआ था। मुझे ध्यान है, उन्होंने इतनी खुशी थी, उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए थे उस समय पे, नाती का जन्म हुआ है। सबसे बड़ा बेटा था शुभम। बड़ा बेटा था। जैसे गाड़ी की बात सरवन ने बताई, मुझे याद आया, उस समय हमारे पिताजी के पास पीजो जीप हुआ करती थी महिंद्रा की, तो ये आगे आगे बैठने की जिद करता था सरवन जब गाड़ी चलाता था, क्योंकि छोटा था तो ये होता था आगे, लेकिन आगे पिताजी के साथ ही, मतलब अपने बाबा के साथ ही बैठ जाता था, जिद कर बुला रहा था। हमारी शादी 98 हुई थी, तब आप समझिए 94 का जन्म है इसका, लगभग 4 साल की उम्र थी। तो पत्नी भी जब से आई तो बच्चे की तरीके रहा, ही बिल्कुल पुत्र की तरीके। जयमाल के समय मुझे याद है कि ये जिद कर रहा था कि हम बैठेंगे, तो हमने इसको बीच में बैठाया था अपने साथ में, ये हमारा इसे हाथ पकड़े हुए बैठा रहा था। शादी हुई थी। हाँ, तो इस तरीके की तो बहुत यादें हैं। घूमने का बहुत शौकीन था, और लगभग 27 से 28 देशों की यात्रा उसने करी थी घूमने के लिए। 2018 में हम इसके साथ, हमें जबरदस्ती इटली ले गया था, जहाँ पे 7-8 दिन की यात्रा हुई थी, जबकि हम इच्छुक नहीं थे, लेकिन इसने कहा था नहीं, हम चल रहे हैं, आप चलिए, कोई असुविधा नहीं होगी आपको। अभी पिछले साल इसने मुझे बोला कि इंडोनेशिया चाचा चलो चलो हमारे साथ, तो फिर हमने कहा हम नहीं जाएंगे। वो फिर हमने कहा तो अपने भाई, मैंने बेटे, अपने बेटे को मैंने कहा उनको ले जाओ, तो फिर क्या देखना चाहते को लेके देखना चाहते थे। और ऐसा नहीं था कि वो चाहते भी थे कि नहीं, परिवार के लोग भी चले, हमको भी। थे, साथ ट्रेवल करना चाहते थे। हाँ, इटली की यात्रा तो मुझे याद आती है ना कि एक एक जगह, क्योंकि बाहर का था, मैंने इससे कहा कि नहीं, उसने कहा कोई टेंशन नहीं, हम आए ना साथ में, सब जगह आपको घुमाते हैं अच्छे ढंग से। तो बहुत सारी ऐसी हैं बातें जो याद आती हैं। अभी एक और चीज थी, शादी की एक घटना याद आती है। शादी में जो मेहंदी का वाला दिन था, जो संचालन करते हैं, जो वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चाचा कौन है आपके, चाचा यहीं बैठे हुए हैं, तो आप नाम लेके बुला लीजिए। तो कहते नहीं नहीं, हमारा ये संस्कार नहीं, अपने चाचा का नाम कैसे ले सकते हैं, उनका नाम कभी नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें याद आती हैं। कहा होगा कि नाम लीजिए, तो उन्होंने हाँ, नाम लेके बुलाइए, तो नहीं, नाम नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं, नियम संस्कार नहीं है हमारे ऐसे। तो वो सारी चीजें, एक एक घटना बहुत है ना, बहुत यादें जुड़ी हुई है ना, एक नहीं है तो बहुत यादें जुड़ी। सरकार पे ज्वाइंट फैमिली थी, पहले इसी मकान में ही रहते थे। अब तो श्याम नगर हो गया आवास, नहीं तो पहले यहीं रहते थे हम लोग। अभी 2022 से ही है, तो उसके पहले की यहाँ की बहुत यादें जुड़ी हैं। स्कूल, पहले प्रारंभिक शिक्षा जो थी, ये पहले यहाँ पे एक सरस्वती शिशु मंदिर हुआ करता था बगल में, वहीं पे इसकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो गोदी में कभी बाबा ये कहता था स्कूल नहीं जाएंगे, तो इसको हम बहुत पहला फुसला के गोदी में ले छोड़ने जाते थे वहाँ पे। ये सारा था। पहला पुत्र देखा जाए, भतीजा था आपका, जब आपके बच्चे नहीं थे तब शुभम था आपके साथ, तो बड़ा चाचा का बड़ा दुलार मिला होगा उसको। बहुत 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 ज्यादा। मनोज जी, क्या लगता है आपको, योगी जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी, आपका दुख बांटने, क्या बातें हुई उनसे? सबसे पहले तो बहुत आभारी हैं हम सरकार के, केंद्र सरकार के, यूपी गवर्नमेंट के। हाँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हमारे यहाँ, उसके लिए आभारी हैं। उन्होंने सभी को सांत्वना दी, एक अभिभावक के तरीके। बहुत सारे लोग आए,
पूरित हो गए थे वो, उनका निकलना यहाँ से एक क्लिप वायरल हो रही है, उनकी आंखों में आंसू थे। शायद आप ज्यादा जानते होंगे, आप लोगों का ज्यादा रहता होगा ताल्लुकात इस तरीके का। कहते हैं कि योगी जी का ऐसा जो रहा उस दिन का आंखों में आंसू आना, ऐसा किसी ने जल्दी देखा नहीं है। इतना वो जो दुखी हुए, क्योंकि हम सभी लोगों से मिले, वो एक एक लोगों से मिले, बहू से भी मिले, कि बहू की जो आप बीती थी वो सुनकर मैं स्वयं समझ रहा था कि वो अपने आप को एक तरीके से रोक नहीं पा रहे हैं। और चूंकि मैं अंदर ही था, मैंने बाद में वीडियो में ही देखा कि जब वो जा रहे थे पत्रकारों को वार्ता के लिए, तो वो रो रहे थे उस समय पे, जबकि वो बहुत ऐसा उनका है नहीं, वो बहुत मजबूत हैं मानसिक और हर तरीके से उनका जो है वो बहुत, वो पिघल गए आप समझिए। और सपोर्ट बहुत मिला हमें यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट से, जितने भी डीएम साहब, चूंकि भैया तो तब आए भी नहीं थे, और उस समय पे आप सभी लोगों का ये कहना था कि आप क्या चाहते हैं, तो हमने यही कहा था कि सबसे बड़ी मांग तो अभी की यही है कि शुभम का पार्थिव शरीर हमें समय से मिले, कानपुर तक पहुंचाया जाए, जो हमारे परिजन वहाँ फंसे हुए हैं उनको सकुशल पहुंचाया जाए। हमारी बात मीडिया के माध्यम से पहुंची सरकार तक, गृह मंत्री जी अमित शाह जी वहाँ पहुंचे, प्रबंध हुआ विशेष विमान से, भाई साहब पार्थिव शरीर को लेकर आए लखनऊ, लखनऊ से भी बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, और सबसे अच्छा रहा कि एक शहीद का सम्मान जो है वो मिला। और हमारी एक और मांग ये भी है कि मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार से या यूपी सरकार से कि हमारे बच्चे, हमारे भतीजे शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। हमें और कोई चाहत नहीं है, ना हमें कोई धन की लालसा है। हमारी एक और था कि बहू है हमारी, क्योंकि उसके भी भविष्य की हमें बहुत चिंता है, तो उसके योग्यता के अनुसार जो भी हो सकता है सरकार उसे कोई नौकरी देने का प्रयास करे। बाकी हम सभी परिवार वालों की या उसकी खुद बहू की इच्छा है कि उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। और सरकार से ये भी निवेदन है कि बहुत सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिससे फिर कभी आगे किसी परिवार का बच्चा इस तरीके से, क्योंकि उसकी अभी 12 फरवरी को शादी हुई थी, तो आप समझिए कि उस बिटिया की क्या स्थिति रही हमारी बहू की, जिसके सामने उसको गोली मार दी गई। आप समझिए उसकी क्या स्थिति रही होगी उस समय पे, और आज वो किस तरीके के कष्ट के दौर से गुजर रही है। तो बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है। संतुलन बिगड़ रहा होगा। संतुलन बिगड़ रहा है, और हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं उसको, मतलब हम उसको सांत्वना देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमें उसका जो कष्ट है वो नहीं देखा जा रहा। भाई साहब, भाभी हमारी शुभम की मम्मी, चाची उसकी, और छोटा बेटा जो है हमारा सौमित्र, उससे बहुत अटैच था। शुभम का जो है वो बहुत अटैच था उससे, दोनों जो कजन थे जो। हाँ, और वो अक्सर ऐसा होता था कि वो फोन करता था कि भैया वो फलाना एक बहुत अच्छा मूवी कार्टून वाला आया है, कब लेके चलोगे वो, तो वो आ जाता था उसके साथ। आपका बेटा और शुभम? छोटा बेटा, बड़े बेटे से भी बहुत था सौरभ जो है, लेकिन चूंकि वो सबसे छोटा है तो उससे शुभम बहुत उसको प्यार स्नेह करता था। अक्सर कहीं घुमाने ले जाना, कहीं फिर मूवी भी दिखाना। ये नाम हमें लगता है ये सा अल्फाबेट से ही रखे गए थे। हाँ, मतलब शुभम, सौरभ, सौमित्र, सब ये जो सा है, सा अक्षर है, और बिटिया का नाम आरती है जो बिटिया है, तो इन सभी के नाम उसी तरीके से शुभम, सौरभ और सौमित्र, सभी के नाम एक ही उससे थे। क्योंकि हमने कभी ऐसा था ही नहीं हम लोगों का, ये तो सभी चारों एक ही है ना भाई बहन, इसमें कोई हम भतीजा नहीं है। तो हमारा बुझ गया आपको? बहुत चिराग बुझ गया, बहुत बड़ा, मतलब हमारे ऊपर जख्म भरेंगे नहीं चाचा, जख्म भरने वाले नहीं। ये हमारे जीवन में तो कभी संभव नहीं है कि ये जख्म भरे, इसको भर नहीं सकता। इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। और पूरे जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक ये जख्म तो बना ही रहेगा। आप समझिए, आपने अभी बताया कि हम क्रियाकर्म कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए कि हमें अपने बेटे का क्रियाकर्म पर, जबकि बेटे का हम उसके अधिकारी थे कि वो हमारा क्रियाकर्म करता, लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमें उसका करना पड़ रहा है। तो आप समझिए कि हम कितनी दुर्भाग्यपूर्ण वेदना से गुजर रहे हैं इस समय। अक्सर ऐसा ही होता है कि बेटे करते हैं जब पिता की उम्र पूरी हो जाती है, पिता इस दुनिया में नहीं होते हैं, लेकिन आपके साथ वो उल्टा है। एक हरियाणा से भी एक तस्वीर कल वायरल हो रही है, जो अपने 26 साल के जो नेवी के अफसर थे, उनकी अस्थियां विसर्जित करने उनके पिताजी गए हैं। वो भी बड़ा भाव विभोर कर देने वाला वीडियो है। ये जो भी घटनाएं हुई वहाँ पे, पिता अपने बेटे, जवान बेटे की अस्थियां विसर्जित कर रहा था। बहुत कठिन है, मतलब हम लोग जो भी है सभी के साथ है, वही स्थितियां हैं आज के समय। सेम दोनों के साथ ऐसे ही है।
आपके यहाँ भी ऐसे ही किया गया होगा, अस्थियां विसर्जित करने पिताजी आप ही गए होंगे। अभी हम लोगों का चूंकि अस्थियां विसर्जित करने का समझौता अभी इसके जब भी हम लोगों का जो तेरहवीं संस्कार। 13वीं संस्कार के पहले रहेगा, और उसमें भी कल एसडीएम साहब आए थे हमारे घर पे सुबह। उन्होंने कहा कि आप बताइएगा, चूंकि हम लोग प्रयागराज जाएंगे तो प्रशासन के द्वारा वहां पर और यहाँ से वहां तक रास्ते में हम पूरा प्रबंध करेंगे। तो हम आभारी हैं यूपी सरकार के, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, स्थानीय प्रशासन के, सभी के आभारी हैं। हमारा परिवार उनका ऋणी रहेगा सदैव। ऐसे आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है प्रशासन से या शासन से? पूरा सहयोग मिला? हमें तो लगा कि हमें संवेदना भी मिली आपको? जितने भी डीएम साहब आए, कमिश्नर साहब आए ना, तो हमें लगा नहीं ऐसा कि वो कोई अधिकारी है। उन्होंने तो हमारे परिवार के सदस्य के तरीके हमारा साथ दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी भी रहे। उन्होंने तो यहाँ से ऐलान ही किया कि मैं अभिभावक के रूप में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मुझे लग रहा है कोई अच्छा होता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले अमिताभ वाजपेयी जी गए मिलके, और मुझे लगता है इसमें कोई ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कोई ये जो घटना है ना, जब कोई राष्ट्र का विषय आता है तो उसमें कोई पार्टी या इस तरीके का मुझे लग रहा है जो राजनीति है ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और सभी लोग आए हुए यादव जी आएंगे, भरोसा है आपको? इसकी जानकारी नहीं है मुझे। हाँ, इसकी जानकारी नहीं जी। अभी अमिताभ प्रतिनिधि अमिताभ वाजपेयी जी जो सबसे दिग्गज नेता कानपुर के सपा के हैं, वो आए। अभी वो थोड़ी देर पहले मिल के गए जी। चाचा जी थे मनोज द्विवेदी जी, आप हैं, और मैंने इनसे बात करने की कोशिश की क्योंकि ज़्यादा बातचीत करना, और इन्होंने बताया भी कि अगर अश्रुपूरित हो जाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं तो शुभम इनके भतीजे की आत्मा को जो है चोट पहुंचेगी। ऐसा हिंदुओं में ऐसा संस्कार है। तो ये बैठे हुए हैं, अब ये पूरा उनका जो अंतिम संस्कार के बाद जो क्रियाकलाप होते हैं वो पूरे करेंगे। और ये बड़ा भाव विभोर कर देने वाला पल है जब बेटा करता है ऐसे संस्कार। लेकिन ये पिता स्वरूप जो चाचा हैं वो आज इस सिंहासन पे, क्या कहें, ये एक तखत पे बैठे हैं, और आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल यहाँ पे दुख भरा है, भाव विभोर कर देने वाला है। पिताजी की बोलने की स्थिति नहीं। अभी कोई बता रहा था कि उनका बीपी लो हो जाता है, बार बार पिताजी हाई हो जाता है, तो वो अभी आराम कर रहे हैं। हाँ, तो ये स्थितियां हैं। काफी मैंने इनसे सवाल किए तो बड़ी यादें हैं शुभम को लेकर जो उन्होंने शेयर की। पहला बेटा था इनके घर का, सबसे बड़ा था। तो जब इनकी शादी नहीं हुई थी, चाचा हैं आप, तब इनकी उंगली पकड़ के वो 5 साल का रहा होगा शुभम, तब इनके साथ वो चलते थे शुभम द्विवेदी। तो बड़ी यादें हैं चाचा के साथ में, और चाचा वो यादें साझा करते करते भावुक भी हो गए थे। और प्रशासन का, शासन का बराबर धन्यवाद दे रहे हैं। इनका कहना है कि योगी जी के जो आंसू निकल आए वो इतना मजबूत सीएम माने जाते हैं पूरे देश के, देखकर इनको भी बड़ा कष्ट पहुंचा है। कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कितना गहरा दुख है, कितना भारी दुख है। ये कहीं ना कहीं योगी जी ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके आंसू देखकर ये पता चल गया।